हेलो एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीए फाउंडेशन में जो लॉ का पेपर है आप लोगों का, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट हैं जो अप्लीकेबल थे मई 2020 एग्जामिनेशन के लिए, जो कि अब पोस्टपोन्ड होकर फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है जुलाई अगस्त में होने जा रही है। ठीक है, अभी तक जो स्टेटस है आप लोगों को पता होगा। इसमें कुछ अमेंडमेंट थे जो इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट अमेंडमेंट जो दिए गए थे आपके आरटीपी के अंदर, ये मौजूद हैं। इसका जो हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट्स जो भी मेंशन रहते हैं आपके आरटीपी के अंदर में, इंस्टीट्यूट ने जो भी आपको निर्देश दिया हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप एक बार कम से कम इसको देख कर चलें। शुरू करते हैं बिना कोई देर लगाए। देखिए, सबसे पहला जो आपका अमेंडमेंट है, दैट इज़ मीनिंग ऑफ रेसिडेंट डायरेक्टर एज पर कंपनीज थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2018 इफेक्टिव फ्रॉम 27 जुलाई 2018। इस रूल का यूज कहाँ पे है? देखिए, अगर आपका जो स्टडी मेट है उसमें इस तरह से ओपीसी के अंदर में जब आप 5.1 पर जाएंगे कंपनीज लॉ में, वहाँ पे जो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट का जिक्र है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। अब रेसिडेंट इन इंडिया को डिफाइन जो किया गया था वो था पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन 182 days ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर। और ओपीसी के बारे में जिक्र किस संदर्भ में था कि कोई भी आदमी ओपीसी के लिए तभी एलिजिबल है इनकॉर्पोरेट के लिए या उसके नॉमिनी बनने के लिए अगर वो रेसिडेंट हो इंडिया का, और इंडियन वो रेसिडेंट है। ये कैसे डिफाइन होगा? तो वहाँ लिखा हुआ था कि वो बंदा 182 दिन पीछे के 1 कैलेंडर ईयर में देश में रहा हो, पीछे के 1 कैलेंडर ईयर में। अमेंडमेंट में बदलाव क्या हो गया? बाकी सारा कुछ सेम है, जो बदली हुई बात है वह है प्रीसीडिंग फिनांशियल ईयर। मतलब जो आपका पहले कैलेंडर ईयर था उसको बदलकर फिनांशियल ईयर से रिप्लेस कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर था पहले क्या, कैलेंडर ईयर, उसे रिप्लेस करके फिनांशियल ईयर कर दिया गया। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो हम लोग जानते हैं कैलेंडर ईयर क्या होता है। 1 जनवरी से लेकर कोई भी साल हो, मान लो इस साल का 2020 में शुरू हुआ और 31 दिसंबर जाके ख़त्म जो होगा, ये हुआ एक कैलेंडर ईयर। ठीक है, और फिनांशियल ईयर किसको कहते हैं? तो 1 अप्रैल से लेकर जो साल शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च को जो जाकर ख़त्म होता है। मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31/3/2021 अगर हम इस फिनांशियल ईयर की बात करें, और इस कैलेंडर ईयर की अगर हम लोग बात करें, दैट इज़ फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू 31 दिसंबर। तो देखो 182 दिन अगर हमें देखना है कि वो बंदा इंडिया में रहा या नहीं रहा, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये कि हम लोग किस ईयर की बात कर रहे हैं, कैलेंडर और फिनांशियल। आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि दोनों में अलग अलग परिणाम आएंगे। ये क्या हमारा पहला अमेंडमेंट। दूसरी अमेंडमेंट है कि रिवाइज डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी को जो डिफाइन किया गया है वो है कहाँ पर? देखिए, जो आपका मैच है 5.11 के अंदर में स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया गया है। ये देखिए, ये आपका पेज नंबर 5.11। कैसे से डिफाइन किया गया है कि स्मॉल कंपनी हम लोग किसको बोलेंगे एज पर अंडर सेक्शन 285, जिसका मतलब है कि जिसका शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, मतलब नहीं बढ़े किससे, 50 लाख से, जिसका शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत लोगों को ना यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना से? 50 लाख से। ठीक है, या दूसरा क्या दिया हुआ है कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या जो निर्धारित किया जा सके। तो मीन्स कंपनीज एक्ट के अंदर में जो है
वो निर्धारण की जो राशि दी गई है वो है 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ तक इसको लेकर जा सकते थे हम लोग। पेड अप शेयर कैपिटल, याद रखना क्या, पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें बदलाव क्या लाया गया है, बदलाव इसमें ये कर दिया गया, बाकी सब कुछ सेम है कि अभी भी वो 50 लाख ही है पेड अप शेयर कैपिटल, लेकिन यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जो है वो 10 करोड़ कर दिया गया, 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल अभी स्मॉल कंपनी किसको कहेंगे, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम हो, जिसका शेयर कैपिटल 50 लाख से कम हो, डज नॉट एक्सीड 50 लाख, मतलब 50 लाख हो या 50 लाख से कम हो, या कोई भी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, और वो कितना, वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अब के डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है। पहले ये 5 करोड़ तक था, अब 10 करोड़ तक कर दिया गया। दूसरी जो इसके अंदर बदलाव है, देखिए दूसरा पॉइंट, स्मॉल कंपनी दो बेसिस पे डिफाइन होता है, एक पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर जो कह रहा था कि 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जिसको बढ़ाकर कितना किया जा सकता है, 20 करोड़ है, कितना अभी 2 करोड़, बढ़ाकर कितना कर सकते हैं, 20। लेकिन अब इसमें एक बदलाव आया, और बदलाव ये आया कि कहा गया कि इसको बढ़ाकर ना 100 करोड़ तक किया जा सकता है, बढ़ाकर इसको 100 करोड़ तक किया जा सकता है। पहले यह राशि 20 करोड़ तक जा सकती थी, है ना, अब ये राशि बढ़कर 100 करोड़ तक जा सकती है। मतलब कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख जो बढ़ाकर कितनी की जा सकती है, 10, जो कि पहले कितनी थी, 5 करोड़, और टर्नओवर जो 2 करोड़ से कम हो, जिसको बढ़ाकर कितना किया जा सकता था, 20, अब कितना है, 100 अमेंडमेंट के बाद। ये आपका 2 अमेंडमेंट गया, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि इसमें से सवाल आपके आने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आइदर फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, इन दोनों में से आपका सवाल आने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है एक तीसरा कि रिवाइज डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के अंदर में क्या हुआ ना कि इसके डेफिनेशन में भी एक बदलाव लाया गया। बदलाव कहाँ पर है, हम लोग सिर्फ बदलाव की बात करते हैं, कहाँ पर है, चीज़ें बहुत सारी लिखी हुई हैं और इतनी माइन्यूटली डिफरेंस है ना कि थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन आपको होगा कि चेंज कहाँ पर है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ सेम ही है। मैं आपको बदलाव दिखाता हूँ कहाँ पर है। तो पहले कहता था कि इन रिलेशन, पहले बात क्या थी वो देखते हैं, और ये पेज नंबर इसका जिक्र है आपको सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन का, पेज नंबर 5.12 पर। ये आपका स्टडी मैट रहा और इसके पेज नंबर 5.12 पे हम लोग आएंगे और क्या देखेंगे कि सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन कैसे किया है। यहाँ पर देखिए सेक्शन 287 सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया गया है कि मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करे। इसका डिटेल में मतलब होता है कि उसके आधे से ज़्यादा डायरेक्टर को बदलने की क्षमता रखे। कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से आधे से ज़्यादा कोई आधे को बदलने की क्षमता रखती है तो वो कंपनी उसकी होल्डिंग कहलाती है। ये छोटी कंपनी है सब्सिडरी कहलाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें है कि एक्सरसाइज कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। वो हम लोग जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं सब्सिडरी कंपनी किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, कितनी तरह की सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, ये सब बातें बेसिक जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, इसको बदलाव करके कर दिया गया 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। दिस इज द डिफरेंस। अमेंड करके क्या किया गया, टोटल शेयर कैपिटल को इस भाषा को बदल कर दिया गया टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर। इस बदलाव में क्या हुआ, पहले क्या होता था, कंपनी 2 तरह की शेयर इशू करती है, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, प्रेफरेंस शेयर और
प्रेफरेंस शेयर होता है और दूसरा क्या होता है, इक्विटी शेयर। दो तरह की शेयर करती है। तो पहले क्या होता था, बात क्या था कि वन हाफ ऑफ द, पहले जो बात थी कि वन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल, तो जिनके पास किसी किसी कंपनी के पास मान लो कि प्रेफरेंस शेयर ही इन्होंने मेजरली इशू करके रखा हुआ है, और एक कंपनी जिसके पास दूसरी कंपनी की प्रेफरेंस शेयर पड़ी हुई है, तो कभी कभी होता है, क्या होता था, जो अभी तक स्थिति बनी हुई थी, किसके पास वोटिंग राइट नहीं होता था, ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल कर लेता था दूसरे कंपनी को, क्योंकि सिर्फ शेयर कैपिटल की बात थी, सिर्फ शेयर कैपिटल की बात थी, जिसमें कि प्रेफरेंस प्लस इक्विटी बोथ काइंड ऑफ जो आपके शेयर हैं उसका जिक्र था। अब सिर्फ वोटिंग पावर की बात हो रही है, मतलब कि सिर्फ इक्विटी शेयर की बात हो रही है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। आपको प्रेफरेंस शेयर दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर में कि सर्टेन प्रेफरेंस शेयर है किसी कंपनी के पास, सर्टेन इक्विटी शेयर है, अब आपको बताना है कि वो उसकी सब्सिडरी है या नहीं है। इस तरह क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको प्रेफरेंस शेयर नहीं देखना है, इक्विटी शेयर देखना है, जिनको वोटिंग करने का राइट होता है, ठीक है ना। बस ये डिफरेंस है। और चौथी जो अमेंडमेंट है वो आपकी है मीनिंग ऑफ निधि कंपनीज, सेक्शन 406(1) के अंदर में। इसमें एक मुझे नहीं लगता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थ्योरेटिकल कुछ पूछ दे तो अलग बात है। इसमें जो बदलाव आया है ये क्या है कि पहले क्या होता था कि आप जब रजिस्टर्ड कर रहे हो कंपनी को, उस समय एज अ निधि कंपनी ही आपको रजिस्टर्ड करनी होती थी। अब मामला क्या है कि आप जैसे भी चाहें आप कंपनी अपना रजिस्टर्ड करवा लें और बाद में उसको एक फॉर्म भरें गवर्नमेंट के पास, और वहाँ से आप निधि का स्टेटस ले लें निधि कंपनी का। वो फॉर्म भरना भी इम्पोर्टेंट है ताकि आपको वो स्टेटस निधि कंपनी का मिल सके। यह है आपका पेज नंबर जिसका जिक्र है 5.16 पर। देखिए पहले जो डेफिनेशन था, ये डेफिनेशन है, पूछ दिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पीछे जो 3 अमेंडमेंट हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें क्या है कि कंपनी विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग ऑफ हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, मतलब पैसे कैसे बचाए जाए इसके पर्पज से बनाया जाता था। सेविंग अमॉन्ग्स इट्स मेंबर से डिपॉजिट लेना है, मेंबर को ही डिपॉजिट देना, ये सब बातें आप लोग जानते होंगे। इसी में बदलाव कर दिया गया कि किसको कहेंगे कि विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी अ निधि, जिसको डिक्लेयर कर दिया। आप जैसी भी कंपनी बना लें उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करें, अगर उन्होंने इसे डिक्लेयर कर दिया तो ये एक निधि कंपनी बन जाएगी। ठीक है, ये था आज हम लोग का अमेंडमेंट का पार्ट। हम लोगों ने देखा क्या क्या अमेंडमेंट है जो 2020 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक बार ज़रूर इसको देख कर जाइएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अमेंडमेंट जब भी होते हैं और इसका जिक्र आपके आरटीपी में है, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।